पहला तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, मेरा ख्याल है इसमें आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेने चाहिए थे, क्योंकि पहले से बताया 16 बिट रखनी है आपने, तो टोटल 16 बिट में आना चाहिए। ये जो है उसको बताया हुआ वो -8.5 से 3.5 तक जाता है। तो ये चीज मैंने आपको बताई थी, इनमें से जो सा बड़ा हो, यानी कि इसका जो ये माइनस वाली साइड पे 8 पे जा रहा है, प्लस वाली साइड पे 3 पे जा रहा है, सो माइनस साइड पे ये -8 है, ठीक है। सो 8 कितनी बिट्स में आता है? 8 के लिए हमें 4 बिट्स चाहिए होती है, ठीक है। सो आपको और 1 बिट आपको इससे एक्स्ट्रा चाहिए है, क्योंकि ये -8 से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको 5 बिट में रख सकते हैं, ठीक है। वैसे माइनस साइड पे आप -8 पे जा सकते हैं, क्योंकि ये प्लस साइड पे +8 पे नहीं जा रहा, तो आपकी 4 बिट भी काफी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको 4.12 भी रखेंगे तो ये -8.5 उसमें आ जाएगा, क्योंकि लेकिन ये 5.11 भी अगर आपने रखा हुआ तो मैं उसको गलत नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपको स्टैंडर्ड तरीका बताया था वो ये बताया था कि जो मैक्स आ रहा है उससे 1 बिट एक्स्ट्रा रख लें फॉर साइन। लेकिन 8 क्योंकि स्पेसिफिकली वो केस है कि जो माइनस साइड पे आप -8 अगर रख लेंगे तो प्लस साइड पे ये +8 नहीं आ सकता 4 बिट में, लेकिन -8 4 बिट में आ सकता है। तो ये प्लस साइड पे जिस तरफ जा रहा है और माइनस साइड पे जिस तरफ जा रहा है वो 4.12 में भी मतलब बेसिकली इसका आंसर होना चाहिए था 4.12, लेकिन अगर किसी ने 5.11 कर लिया तो स्टिल मैं उसको क्रेडिट दे दूंगा। जो दूसरा वाला था वो आपका है -10 to 16, इसमें प्लस साइड पे बड़ी वैल्यू है, ठीक है। सो आपको +16 चाहिए, 16 के लिए आपको 5 बिट चाहिए होती है, ठीक है। और आपको 1 बिट एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी, क्योंकि 16 होता है आपके पास ये, और आपको +16 चाहिए, तो साइन के लिए आपको 1 बिट एक्स्ट्रा चाहिए होगी, तो ये आपके पास +16 बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियसली ये क्योंकि ओवरऑल 16 बिट्स थी, तो 1 2 3 4 6 इस तरफ है तो 10 इस तरफ होंगी, ठीक है। तो 6.10 वाज द राइट आंसर। देखा देखो तुम्हें मैंने हेल्प की और तुम उल्टा रह गए। तो अब ये किस्मत की बात है कि कोई हेल्प के बाद भी रह जाता है। अच्छा चलो, पॉइंट के इस तरफ वाले के नंबर इसको दे देना यार, मैंने इसको कहा तो ठीक है। आधे नंबर तुम्हारे बन जाएंगे, ठीक है। आधा नंबर 5 में से है कि आधे नंबर ओके। खैर दूसरा वाला तो आप कर लोगे, वो स्टैंडर्ड सा था, ठीक है। सो उसकी जरूरत नहीं है। ओके सो क्विकली लास्ट लेक्चर में हमने मल्टीप्लायर्स किए थे और हमने कहा था कि मल्टीप्लायर इनको जो हमने मल्टीप्लायर किए थे इनको हम कहते हैं पैरेलल मल्टीप्लायर्स, ठीक है। नॉर्मली यही यूज होते हैं। और आपने ये चीज तो नोट कर ली होगी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर नहीं थे, बल्कि 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या क्यू फॉर्मेट वाले नंबर्स भी इंटीजर्स ही होते हैं। तो मतलब हमने खुद फिक्स किया होता है कि पॉइंट किस जगह पर है, तो उनके लिए भी यूज हो जाएंगे। तो और उनको हम चाह रहे हैं कि एक साइकिल में मल्टीप्लाई करें। अगर हम ये ना चाह रहे हो कि एक साइकिल में मल्टीप्लाई करें, फिर हम शिफ्ट एंड ऐड करके भी कर सकते हैं। वो मैंने कवर नहीं किया खुद, क्योंकि ज्यादातर यही वाला मल्टीप्लायर यूज हो रहा होता है। हो सकता है मैं थोड़ा आगे जाके अगर टाइम मिला तो वो भी कवर कर लूँ कि वो किस तरह होता है। लेकिन वो सीरियल मल्टीप्लायर एक तरह के होते हैं जिसमें आप एक एक करके शिफ्ट देते जाते हैं और सम करते जाते हैं पार्शियल प्रोडक्ट्स को, और वो आपके पास बन जाते हैं शिफ्ट एंड ऐड से, ठीक। और जो मेन हमारा आइडिया था वो ये था कि मल्टीप्लायर के आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक आप सबसे पहले पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेट करते हैं, फिर एक कंप्रेशन ट्री होता है जो कि उनको कंप्रेस करता है, और फिर आखिर में एक कैरी प्रोपेगेट एडर, जो कि हमने पीछे जितनी भी टाइप के पढ़े हैं वो सारे कैरी प्रोपेगेट एडर थे, वो आखिरी 2 लेयर्स को ऐड करते थे। और पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन की फिर हमने स्कीम्स 3-4 पढ़ी। हमने कहा कि एक है कि आप सीरियली एक एक करके 3 को 2 में कन्वर्ट करें, फिर 2 के साथ तीसरी ऐड करें, फिर हमने कहा कि उससे अगली टेक्निक ये थी कि डुअल कैरी सेफ थी। लेकिन हमने कहा कि प्रैक्टिकली ज्यादा वॉलेस या डाटा ट्री यूज होता है। वॉलेस जो है वो क्या करता है कि आप सारी पार्शियल प्रोडक्ट्स को 3-3 हिस्सों में तोड़ लें और उनको कंप्रेस कर दें, और फिर
आगे भी 3-3 में तोड़ लें और कंप्रेस करते जाएं और इवेंचुअली आप लॉग टाइम में आप पहुंच जाएंगे 2 पार्शियल प्रोडक्ट से। जबकि डाडा ये करता है कि वो वॉलिस को थोड़ा इंप्रूव करता है इन टर्म्स ऑफ एरिया। वो कहता है कि अगर हम मैक्सिमम, वॉलिस में हमने एक टेबल देखा था जो कि मैं इधर होपफुली करीब ही हो, जब आप ढूंढने जाते हैं तो वो दूर नहीं यार, नीचे करके था ये वाला, ठीक है, कि हमने कहा था कि अगर 4 पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं तो अब आप इसको 2 लेवल्स में सॉल्व कर सकते हैं। अगर 5 to 6 हैं तो 3 में सॉल्व। सो डाडा ये करता है कि लेट्स से आपके पास 16 बिट थी तो वो 16 को डायरेक्टली 3-3 के ग्रुप्स में नहीं तोड़ता, वो कहता है कि 16 को मैंने 13 पर लेके जाना है। सो 13 से कम वाली पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं उनको वो छेड़ते ही नहीं, 13 से ज्यादा वाली में वो आप उसको एग्जैक्टली 13 बनाते हैं। लेकिन उस 13 बनाने से जो कैरी निकलती है उससे अगले वाले कॉलम में 1-2 एक्स्ट्रा बिट्स ऐड हो जाती है, तो उनको कंसिडर करते हुए हम इतने ऐड लगाते हैं कि वो भी 13 हो जाए। तो हर लेयर 13 हो जाएगी। फिर 13 से नेक्स्ट काम हम करेंगे 9 पे आने का, फिर 6 पे, तो जो पिछली लेयर का मैक्सिमम बनता है ना उस पे आने की कोशिश करते हैं। सो क्योंकि हम पिछले लेयर के मैक्सिमम पे आने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें कम हाफ एडर फुल एडर लगाने पड़े हैं, जिसकी वजह से हमारा हार्डवेयर बच रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लेवल्स उतने ही है, लॉजिक लेवल्स में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। लॉजिक लेवल्स हम डाटा में भी उतने यूज कर रहे हैं जितने वॉलेस में थे। सो प्रेफर्ड वे फिर हो गया डाटा यूज कर लें, क्योंकि डाटा जो है वो एरिया भी उतना ही ले रहा है लेकिन साथ साथ वो थोड़ा सा एरिया कम ले रहा है और टाइम उतना ही ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टाइम का मेनली था। और उसके बाद हमने कहा कि यार एक ये जो हिस्सा आ रहा है ना कि अगर हमने साइंड मल्टीप्लिकेशन करनी हो, क्योंकि रियल लाइफ में हमें ज्यादा साइंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है, अनसाइंड्स को हम कम डील कर रहे होते हैं। तो जब आप साइंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें साइन एक्सटेंशन आती है और जिसमें आपको प्रॉपर एडिशन करने के लिए साइन बिट को हर पार्शियल प्रोडक्ट की साइन बिट एक्सटेंड। सो हमने कहा कि ये वाला हिस्सा जो है ना ये हमारा हर दफा एक बड़ा सा चंक हमने ऐड कर दिया है। मतलब ये तो 4 बिट की मल्टीप्लिकेशन है, लेट्स कंसीडर इट 16/16, तो ये काफी बड़ा नंबर ऐड हो गया। तो हमने कहा कि यार बजाय इसके कि ये पूरा हर दफा हम ऐड करें चंक, हम कोई ऐसा तरीका इन्वेंट कर लें कि जो जिससे ये हम प्री कैलकुलेट कर सके, हमें बाद में कैलकुलेट करने की मतलब हमें ऐड करने की जरूरत ना पड़े। इन सारी पार्शियल प्रोडक्ट्स में हम जो ये वाला हिस्सा है ये तो चेंज होता है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है ये किसी तरह फिक्स कर दे। और फिक्स करने का हमने तरीका ये रखा कि हमने कहा कि अगर हम साइन बिट को फ्लिप कर दें और इसमें 1 ऐड कर दें तो फिर हम हमेशा 1 ही एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कि साइन बिट को हर जगह पर हम फ्लिप करें और उसमें आगे एक्सटेंशन 1 ही कर दें। तो हमने कहा कि भाई अगर 0 हुआ तब भी क्योंकि अगर साइन बिट 0 थी तो फ्लिप होकर 1 हो जाएगी, 1 ऐड करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और अगर ये 1 थी तो फ्लिप होकर 0 हो जाएगी और उसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये सारे 1 ही रहेंगे। तो 0 और 1 दोनों वाले केस उसमें हैंडल हो गए। तो ये हमारा काइंड ऑफ लास्ट टाइम का था। और इसको हमने देखा कि अगर हम इसको प्री कैलकुलेट करें, सो नॉर्मली जब n/n मल्टीप्लीकेशन होना तो इट टर्न्स आउट टू बी अ सिंगल 1, ठीक है, कि अगर हमने ये लास्ट टाइम इनको ऐड करके देखा था कि ये सिंपल 1 आ जाता है इस जगह पर, ठीक है, बाकी जगहों पर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन ये हर कंप्रेसर में ट्रू नहीं होगा, ये सिर्फ n/n की मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आपका ये n/n ना हो मल्टीप्लिकेशन या इसका क्यूब फॉर्मेट डिफरेंट हो और चीजों को थोड़ा सा आगे पीछे करके हमें ऐड करना पड़े उनका डॉट अलाइन करके, तो तब ये करेक्शन वेक्टर जो बनता है वो फिर सिर्फ 1 नहीं बनेगा बल्कि वो एक नंबर बन जाएगा, ठीक है, कि आप इन सब को ऐड करें। जिस तरह हमने इन सब को ऐड किया तो सिर्फ 1 बना, लेकिन अगर ये 1 ना बनता तो एक नंबर बन जाता। उस नंबर को हम एक एक्स्ट्रा पार्शियल प्रोडक्ट ही समझ लेते, वो जो हमने ऐड करना है उसको हम इनके नीचे कहते हैं कि यार एक और चीज है करेक्शन वेक्टर, वो हमने इसमें ऐड करना है जो इसको करेक्ट कर देगा, ठीक, ओके। पार्शियल प्रोडक्ट्स और कंप्रेशन की मजे की बात यह है कि पार्शियल प्रोडक्ट्स के कंप्रेसर जो है ना वो टाइम इतना ज्यादा नहीं लेता। मतलब इवन इफ के
32 हैं, 64 हैं, लेट से 64 बाय 64 की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 128 आपकी लेट से 64 आपकी पार्शियल प्रोडक्ट्स बन गई। तो 64 से भी जो आपके पास 1 लेवल तक पहुंचना है ना, वो लॉग टाइम में आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि 3-3 के ग्रुप बना रहे हैं तो आप 4-5 लेवल तक पहुंच जाते हैं। तो जितने भी लेवल्स पे आप पहुंचेंगे, वो जो टेबल से हम निकाल सकते हैं कि 5 लेवल है या 6 लेवल है या 7 लेवल है, लेकिन वो मतलब ये उतने ज्यादा लेवल नहीं है। यानी कि आप अगर सीरियली ऐड कर रहे होते तो 64 एडिशंस करनी होती, उसके बजाय वो लेवल्स उसकी निस्बत काफी कम है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि हम उसको पाइपलाइन कर सकते हैं कि हर पार्शियल प्रोडक्ट जनरेशन एक दफा आपने हाफ एडर फुल एडर का ग्रुप बनाया, उसके आगे आपने रजिस्टर लगा दिया, उससे आगे वाले का बनाया रजिस्टर लगा दिए, या 2-2 के बाद रजिस्टर लगा दिए, 2-2 के बाद पाइपलाइन कर लिया तो 2 फुल एडर्स के बाद रजिस्टर आ गया। तो अब आप ज्यादा स्पीड के क्लॉक पे चला सकते हैं, और वो ये इसकी अच्छी बात है। ओके, अब हम जो करना चाह रहे हैं इसके आगे, ठीक है, वो ये है कि व्हाट इफ के हम किसी तरह मजीद इसको कम कर सकें, ये जो पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कि मतलब ऑप्टिमाइजेशन में हम थोड़ा सा और आगे जाना चाह रहे हैं। सो इसको मजीद अगर मतलब, क्योंकि पार्शियल प्रोडक्ट रिडक्शन जो है वो स्पीड इतनी ज्यादा मसला नहीं करती, लेकिन एरिया तो ठीक से ले रही है कि बहुत सारे आपको हाफ एडर फुल एडर पूरे आपकी चिप पे आपने बखेर दिए, ठीक है, तो उनको किसी तरह हम जितना काम कर सकते हो, जितना निचोड़ सकते हो उतना निचोड़ेंगे। तो इसमें एक चीज यूज होती है जिसे हम कहते हैं स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। स्ट्रिंग प्रॉपर्टी ये है कि मेरे पास लेट से एक स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स है, मैं कहता हूं 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 लेट से, ठीक है। सो अब जहां कहीं पे भी आपकी एक स्ट्रिंग आती है ना नंबर्स की, ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि लेट से ये नॉर्मल अगर लिखा होता 1 1 1, तो ये क्या होता है बाइनरी में? 15, ठीक है, और 15 इज इक्वल टू 16 माइनस 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं 16 माइनस 1 लिखूं तो 16 में मेरे पास ये चारों जीरो थे, ठीक है, और अगर मैं कह दूं कि ये वाली चीज जो है ना ये असल में -1 है, ठीक है, मैं अगर इस नोटेशन को यूज करूं कि मैं इधर 1 ही लगा दूं और ऊपर बार लगा दूं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 16 माइनस 1 बन गया, ठीक है। तो 16 माइनस 1 अगर मैं इसको कहूं तो इसमें अब 2 1s आ रहे हैं एज कंपेयर टू 4 1s के, ठीक है। और ये चीज जो है ना ये मैं किसी भी नंबर पे अप्लाई कर सकता हूं। सो मिसाल के तौर पर ये नंबर था, 2 1s आए, मैंने कहा कि मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू, क्या किया था मैंने 4 1s से तो इससे एक अगली लोकेशन पे 1 डाला था, ठीक है, और पहली लोकेशन को -1 कर दिया था, दरमियान में 0 कर दिया, ठीक है। तो आप ये वाला काम कहीं पे भी कर सकते हैं। आप कहते हैं इसको मैं 1 बार कर देता हूं और इससे अगली लोकेशन पे 1 डाल देता हूं, ठीक है, दिस इज इक्वल। तो इस केस में कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि अभी भी 2 ही 1s है, लेकिन लेट्स सी के आगे फायदा होता है कि नहीं। सो मैं इधर भी यही काम करता हूं, मैं कहता हूं कि मैं इसको बार कर देता हूं और ये जो 3 है ना इनको मैं 0 बना देता हूं और इस 1 को मैं 1 बना देता हूं, ठीक है। सो अब हमारे वो जो 3 1s थे वो 2 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। 4 थे कि 3? 4 थे, 4 2 में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। इसी तरह दोबारा ये आपके पास आ गए, आपने कहा कि मैं इस 1 को बार बना देता हूं, ठीक है, और इन तीनों को मैं 0 करके इधर 1 डाल देता हूं, ठीक है। और फिर ये 2 1 आ रहे हैं, इसमें भी मैं कर सकता हूं, ठीक है, कि मैं इसको 1 कर बार कर दूं, ठीक है। 2 वाले में हमें एज सच कोई खास गेन नहीं है क्योंकि वो 2 में ही रिजल्ट हो रहा था, हम 2 वाले को बेशक ना भी करें तो इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैं स्ट्रिंग प्रॉपर्टी राइट साइड से अप्लाई करना शुरू कर दूं तो इवेंचुअली मेरे पास नंबर ऑफ 1s सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरह ये एग्जांपल है इसमें भी यही किया हुआ है कि आपके पास एक नंबर था जिसमें आपने पहले 1 को बार किया और यहां पर इसके बाद 1 इंसर्ट कर दिया, फिर इसको बार किया, इन सब को 0 कर दिया और इधर 1 इंसर्ट कर दिया, जब इधर 1 इंसर्ट किया इसको बार किया, आगे 1। सो इवेंचुअली जो हमारे पास नंबर बना वो ये बन गया, ठीक है। अच्छा, इसमें इस नंबर में अब क्या है कि ओरिजिनली कितने 1s थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
14 वंस थे, ठीक है, और आखिरी वाले में 1 2 3 4 5 6 वंस रह गए, ठीक है। फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहा था और उनमें से लेट से जो मल्टीप्लायर था जिससे मैंने सारों को मल्टीप्लाई करके पार्शियल प्रोडक्ट्स जनरेट करनी थी, उसमें अगर कम वंस होंगे तो इसका मतलब हुआ कि कम पार्शियल प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही आता है, तो उसकी तो कोई पार्शियल प्रोडक्ट बनेगी नहीं। तो अगर हम किसी तरह नंबर ऑफ वंस कम कर सके तो ये हमारे पास, ये हमारे लिए एक यूजफुल सी चीज है, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, कि आपकी जो इसमें स्ट्रिंग्स आ रही हैं वंस की, उनको आप यूज करते हुए नंबर ऑफ वंस को कम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, सो नहीं, ये अब नंबर तो कोई भी आ सकता है ना, लेकिन नंबर में अगर आपके पास वंस इकट्ठे आ रहे हैं तो आप उनको उनमें कुछ वंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा वंस अगर आ रही है ना तो आप हमेशा उसमें 1 वन कम कर देंगे, ठीक है। यानी 3 वन आ रहे हैं तो आप पहले को बार करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बार करना पड़ेगा हमें, ठीक है। नंबर इक्वलेंट ही है, ये नंबर और ये नंबर बराबर है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हमने कह दिया कि इन वंस का वेट नेगेटिव है, ठीक है। सो वेट नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है कि अगर मैंने पार्शियल प्रोडक्ट्स रिडक्शन करनी है तो मैं फ्लिप कर दूं इनको और उनकी एलएसबी पे 1 ऐड कर दूं, ठीक है। तो ये आपको करना, ओके। इस आइडिया को यूज करते हैं हम बूथ रिकॉर्डिंग में, ठीक है। सो एक मिनट, मेरा ख्याल है नीचे आके इसका कुछ थी स्लाइड्स। बूथ रिकॉर्डिंग में हम क्या करते हैं? बूथ रिकॉर्डिंग में हम ये कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि यार हमारे पास अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई होने वाले ना, तो अगर मैं उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करने के बजाय 2 के ग्रुप से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं, ठीक है। ये नंबर था, अगर मैंने तो 2 के ग्रुप में क्या कॉम्बिनेशन मान सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। 0 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या चीज आएगी? 0 ही आएगा, ठीक है। सो इस केस में तो कुछ करने की जरूरत नहीं। 0 1 का मतलब है कि वही पार्शियल प्रोडक्ट, ये जो पूरी चीज थी एक पार्शियल प्रोडक्ट बन गई। 1 0 का क्या मतलब है? अगेन एक पार्शियल प्रोडक्ट का ही, लेकिन वो एक लेफ्ट शिफ्टेड है क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई भी हो रही है, ठीक है। 1 1 में आपकी 2 पार्शियल प्रोडक्ट्स आती है। इसको किसी तरह अगर हम एलिमिनेट कर सके 1 1 वाले केस को, और वहां पर हमने जो भी स्ट्रिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है वो हमें हेल्प कर सकती है, ठीक है। वो कैसे हेल्प कर सकती है उस पर आ जाते। सो ये थोड़े से मिसअलाइन हुए हैं, लेट्स से, चलो मैं बोर्ड के ऊपर खुद ही एक एग्जांपल कर लूं, ठीक है। इसके बजाय अगर कोई ब्लैंक पेज हो जाए ना तो वो ज्यादा अच्छा है। सो मेन आइडिया ये है कि 1 1 वॉज प्रॉब्लमैटिक केस, ठीक है, हमारे लिए। तो हम अगर किसी तरह कन्वर्ट कर सके कि हमने जो मल्टीप्लिकेशन करनी है ना 2 के ग्रुप की, वो 0 1 -1 या -2 या +1 या +2 इनमें से कोई रह जाए, ठीक है। सो 0 1 2 -1 -2 इन सारे केसेस में हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन आसान है। क्यों आसान है? इस केस में कुछ करना ही नहीं है, इस केस में एक पार्शियल प्रोडक्ट है, इस केस में भी एक पार्शियल प्रोडक्ट है जो शिफ्टेड है, इस केस में एक पार्शियल प्रोडक्ट है जो फ्लिप्ड है और एंड में हम एक करेक्शन वेक्टर में 1 डाल देंगे इसकी वजह से। इस केस में आपके पास अगेन एक पार्शियल प्रोडक्ट है जो फ्लिप्ड है और एंड में करेक्शन वेक्टर में हम एक 1 डाल देंगे इसके लिए, ठीक है। तो इन सारे केसेस में बेसिकली आपको पार्शियल प्रोडक्ट आसान है एज कंपेयर टू के 1 1 वाला केस जिसमें 2 पार्शियल। तो अगर हम 2 के ग्रुप बना लेंगे तो हमारी ओवरऑल पार्शियल प्रोडक्ट्स हाफ हो जाएंगी ना। अगर हर 2 के ग्रुप से एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट होती हो तो क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारी ओवरऑल पार्शियल प्रोडक्ट्स हाफ हो गई, 4 रह गई अगर 8 बिट का नंबर था। तो ये हमारे लिए काफी काम की चीज है, ठीक है। सो हम करते क्या हैं? हम करते ये हैं कि जो भी नंबर है ना उसको हम, इसको मैं 1 मिनट ब्लैंक करके उस पे आ जाता हूं। लेट्स से कि मैं यूज इट टू ब्लैंक द स्क्रीन, ठीक है। ये बत्ती ऑन होती है,
ओके, सो मैं कहता हूं कि मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं ना 2 बिट्स, वो हो सकती है 00 और एक मैं अज्यूम करता हूं कि इसके पीछे वाली बिट जो है वो क्या आ रही है। सो मैं कहता हूं कि इसके पीछे वाली बिट 0 भी हो सकती है, ठीक है, और यूं कर लेते हैं, लेट्स से कि मैं 000 001 0011 00। सो ये सारे 3 बिट के कॉम्बिनेशन है, बट वी आर अज्यूमिंग कि ये जो है ना ये मेरी लेट से पीछे वाली बिट है, ठीक है, और इन 2 बिट्स को मैं इस वक्त कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। सो ये मेरी करंट 2 बिट्स हैं और ये मेरी बिट जो है ये पीछे से इनपुट आ रही है, ठीक है। क्या क्या उल्टा हो गया? क्या मतलब वो तो होंगी भाई, मैं अगर बता रहा हूं तो फिर मैं बता दूंगा कौन से। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आप अज्यूम करें, लेट से आपके पास ये कोई 8 बिट का नंबर था, ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये हर 2-2 बिट के इसमें मैं पेयर बना लूं, ठीक है, और इनको मैं किसी तरह, ये अभी 0 1 2 3 हो सकते हैं ना, सो मैं इसको 0 1 2 3 के बजाय 0 1 2 -1 या -2 में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। अच्छा, वो कैसे कन्वर्ट करूंगा? उसके लिए मैं इसको 2 के बजाय ना मैं 3 का ग्रुप बना लेता हूं। सो पहले केस में पीछे से कुछ भी नहीं आ रहा तो मैं उसको 0 ज्यूम कर लेता हूं। अगली 2 बिट के लिए मैं ये वाली बिट और इससे अगली 2 बिट्स कंसिडर करूंगा, जो कि मैं ऑलरेडी कंसिडर कर चुका हूं, लेकिन मैं जस्ट इसको कन्वर्ट करने के लिए उसको यूज करना। और फिर उससे अगली 2 बिट में मैं फिर ये वाली पीछे वाली 1 बिट कंज्यूम, फिर उससे पीछे वाली 1 बिट कंज्यूम। तो ये जो 3 का पेयर बनता है ना, इसको मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि ये मेरे पास 2 बिट्स ये वाली करंट है और पीछे से 0 आ रहा है, ठीक है। इस केस में हम इसको डायरेक्टली कह सकते हैं 0, क्योंकि इसमें 1 की कोई स्ट्रिंग नहीं आ रही, ठीक है। इस केस में हम कह सकते हैं कि पीछे से एक 1 की स्ट्रिंग चल रही थी जो इस जगह आकर खत्म हो गई। खत्म हो गई तो हम जब 1 की स्ट्रिंग खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, उसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। सो इसको हम कह देंगे कि ये हमारा 1 है। अगर आपके पास 0 1 0 आया तो ये अब अकेला 1 है, इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं बन रही, इसको भी हमने कह दिया ये भी 1 है। ये क्या हो रहा है, 1 की स्ट्रिंग खत्म हो रही है। खत्म हो रही हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, 2 बन गया, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, ये हमारे पास एक 1 आ रहा है, लेकिन ये 1 जो है आगे एक स्ट्रिंग का स्टार्ट हो सकता है, तो हम इसको कहते हैं, और जब कोई स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही हो तो हम उसको क्या करते हैं, उसको हम बार कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आगे अगर 1 आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अगली वाली 2 बिट्स उसको हैंडल कर लेंगे। सो बार किया तो ये आपके पास -2 बन गया, क्योंकि ये सेकंड बिट पर बार हुआ ना, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 1 0 1 आया तो अब ये एक स्ट्रिंग खत्म हो रही है, सो खत्म हो रही होगी तो इसको 0 बना दिया और इधर 1 लगा दिया, ठीक है। और अब क्या हो रहा है कि ये एक स्ट्रिंग शुरू हो रही है, सो इसको बार कर दिया और इसको 0 कर दिया, ये आपके पास -1 बन गया, ठीक। इसी तरह आपके पास ये एक स्ट्रिंग शुरू हो रही है, इसको 1 बार किया, इसके आगे 0 कर दिया, तो ये -1 बन गया, ठीक है। और इसमें आप स्ट्रिंग के दरमियान में है बिल्कुल, तो अगर स्ट्रिंग के दरमियान में होते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब है कि ये सारे ही 0 हो जाते हैं ना, क्योंकि उससे पीछे की जहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही थी उसको आपने इसको आप 0 ज्यूम कर लेते हैं, तो आपके पास सारी जो है ना वो 0 1 2 -2 इसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो हर 2 बिट्स को आपने 0 1 2 -2 में कन्वर्ट कर लिया, ओके। अब मैं वापस इस पे आ जाता हूं, ओके। सो ओके,
So, ये बेसिकली वही वाली चीज शो हो रही है, ठीक है। So, ये वाला आपका एक ये टेबल आपने बना के अपने पास रख लिया कि ये 2 बिट्स हैं और ये पिछली वाली बिट है, तो अगर ये 2 बिट क्या, ये तीनों बिट्स क्या आ रही होंगी, तो मैं उसको किस नंबर पर मैप करूंगा, 0 1 2 -2 किस पे मैप करूंगा, ठीक है। अच्छा, जब आप ये मैप कर लेंगे, ठीक है, तो ये स्लाइड इसी को, ये थोड़े से कोई ना सर्कल उस तरफ चले गए, ये जरा से इस तरफ होंगे, तो ये थीम के ग्रुप आपके पास मान लीजिए। ओके, सो इनको यूज करते हुए फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपने 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो जो नीचे वाला नंबर था वो अब आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा, 0 1 2 -2 इसकी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो अब आप मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, अब ये 8 बिट थी, लेकिन अब इससे आपके पास 4 पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट हो जाएंगी बजाय 8 के, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है तो आपने उसी तरह रख दिया और आपने उसके आगे साइन एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अगर आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है तो आप इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, तो जो भी नंबर था पहला 1 उसी तरह रहने दिया, आगे वाली बिट्स को फ्लिप कर दिया। अगर आपने +1 से मल्टीप्लाई, इसको दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप 2's कॉम्प्लीमेंट के बजाय 1's कॉम्प्लीमेंट लेके इधर 1 ऐड कर दें, हमने देखा हुआ कि वो भी सेम चीज है, ठीक। अगर आपने फिर +1 से मल्टीप्लाई करना था, आपने सेम नंबर लिखा, साइन एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने -2 से मल्टीप्लाई करना था, सो -2 का क्या मतलब है कि आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जो आपका ये वाला नंबर आ रहा था ये 2's कॉम्प्लीमेंट लेकर आ जाएगा, लेकिन क्योंकि वो -2 है तो आपने उसको एक शिफ्ट भी करना है, ठीक है। सो आपने एक शिफ्ट भी करना है और फिर 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो सेम नंबर या नंबर आएगा या उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा, या नंबर आएगा या उसका 2's कॉम्प्लीमेंट आएगा, या 0 आएगा। 0 का मतलब है कि उसकी पार्शियल प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक। 2 से मल्टीप्लाई करना जो होता है ना, 2 इज बाइनरी 10, ठीक है। सो 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, अगर मैं 20 को 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, या 25 को 250 बन जाएगा। सो एक उस तरफ चला जाता है ना, तो जब बाइनरी में आप 10 आपका 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 की पावर से, जिस तरह डेसिमल में 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना इज इक्विवेलेंट टू के 10 का टेबल याद करना आसान काम होता था बचपन में, क्योंकि आपको पता था 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इसका टेबल आराम से। सो बाइनरी में यही काम 2 की पावर के लिए ट्रू है कि आप 2 4 8 16 इससे मल्टीप्लाई करना है, जस्ट पीछे से फिर लगा दे उतने, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब है पॉइंट को इधर ले जाए, ठीक है। सो एक्चुअली ये वाली चीज हम यूज करते हैं, अगर जहां पर मल्टीप्लीकेशन हम अवॉइड करना चाह रहे होते हैं ना, वहां पर अगर हमें पता हो कि 2 की पावर में मल्टीप्लीकेशन से हमारा काम चल जाएगा, तो हम कहते हैं कि यार वहां पर 2 की पावर वाले मल्टीप्लाई। सो बाज हाई स्पीड सिस्टम्स जो होते हैं ना, जब आप बहुत ज्यादा स्पीड पे डाटा आ रहा होता है और वहां पर आपको पता होता है कि यहां पर मल्टीप्लायर लगाया तो वो इस डाटा रेट को हैंडल नहीं कर सकेगा, वहां पे आप फिर मल्टीप्लायर के बजाय शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। जिस तरह इसकी एक मिसाल है कि जब कम्युनिकेशन सिस्टम में आपके पास डाटा आप 1 गीगाहर्ट्ज पे कोई चीज ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो अब उसको अगर आप उठाकर लाएंगे तो वो हाई स्पीड डाटा है, ठीक है, या वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज पे हाई स्पीड डाटा है। आप उसको फिल्टर करना चाहते हैं तो फिल्टर करने के लिए आपको बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन एडिशन, तो हम वहां पर कई दफा मल्टीप्लायर लेस फिल्टर्स लगा देते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं CIC फिल्टर्स, ठीक है। जो क्या होते हैं, जो मल्टीप्लायर लेस होते हैं, यानी कि आप 2 की उसके कोफिशिएंट्स जो है ना 2 की पावर में, फिल्टर तो आपने पढ़े हुए हैं ना DSP में, ठीक है, FIR फिल्टर उसकी बात करूं, ठीक है, कि आपके मल्टीपल टैप्स हैं जो सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हुए, पॉइंट बाय पॉइंट ऐड किया, एक रिजल्ट आया, फिर सिग्नल शिफ्ट हुआ, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, इसके आगे हम एग्जांपल्स कुछ करेंगे। सो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, हम CIC मल्टीप्लायर लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं, जिसके अंदर आपके जो वेट्स है ना वो आप 2 की पावर में रखते हैं। सो ऑब्वियसली उससे फिर उतना अच्छा फिल्टर नहीं बनता जब आप 2 की पावर में रखते हैं। सो उसका नेट रिजल्ट ये होता है कि आप अगर ये चाह रहे थे रिस्पांस फिल्टर का फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो हो सकता है आपको इस किस्म का रिस्पांस मिल जाए, ठीक है, यानी कि उस शेप का ना मिले तो फिर, लेकिन इसके बाद अमूमन हम डाउन कन्वर्ट करके नीचे ले आते हैं। जब कम स्पीड पे आते हैं तो हम इसको कॉम्पनसेट कर देते हैं कि हमने जो शेप खराब की थी उसकी इनवर्स शेप से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो एक ओवर फिल्टर से गुजार देते हैं, जिसके बाद वो वापस ठीक शेप में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये प्रॉपर FIR फिल्टर हो गया जिसमें, लेकिन अब आप मल्टीप्लायर लगा सकते हैं बिकॉज अब आप
कम डाटा रेट में। जब आप शुरू में थे तब आप इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में थे, आप 400-500 मेगाहर्ट्ज या उस पर चल रहे थे। जब आप बेस बैंड में आगे, आप डिपेंड करता है कि आपकी बैंडविड्थ क्या थी। हो सकता है कि आपका सिग्नल जो वो 1 मेगा हर्ट्ज पे हो, उसकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी काफ़ी उसके लिए हो, यानी सिंबल रेट ये हो, तो आप उसके ऊपर चला लें। तो ये अगर आपको खैर पूरा समझ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा डिविएट कर गया ओरिजिनल टॉपिक से, लेकिन जस्ट मैं ये चाह रहा था कि आपके जहन में कहीं पे लैच हो जाए, ये बात रजिस्टर हो जाए। कल को जब आप ये वाले नाम सुने तो आपको आइडिया हो कि ये क्या चीज़ होती है, और बजाय ये कि बास का नाम से ही बंदा परेशान हो जाता है कि क्या। ओके, सो यहां तक चीज समझ आई कि आपका बूथ, इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड बूथ रिकॉर्डिंग, ठीक है, या मॉडिफाइड बूथ एल्गोरिथम, ठीक है, जिसके जरिए फिर आपकी पार्शियल प्रोडक्ट्स फर्दर रिड्यूस हो जाती। इसमें भी साइन एक्सटेंशन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ट्रिकी है, क्योंकि हो सकता है कि आप इस जगह पर आ रहे हो सकता है आप उससे शिफ्टेड वेरिएंट पे आ रहे हो, ठीक है। सो आप उसका सारी बिट्स तो नहीं एलिमिनेट कर सकते, आप कुछ ना कुछ तो साइन की बनेगी। आप ये कर सकते हैं कि यार मैं अज्यूम करूं कि ये हमेशा शिफ्टेड आ रहा है, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो साइन बिट यहां पर आई है, लेकिन मैं इससे आगे वाली यहां पर आई है साइन बिट, मैं इससे आगे वाली को फ्लिप कर दूं और इसमें 1 ऐड कर दूं, ठीक है। इसी तरह इसकी साइन बिट यहां पर आनी थी, सो मैं इससे आगे वाली को फ्लिप कर दूं, ठीक है। ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसको यहां से इससे आगे वाली, एक आगे वाली बिट को, ये 2 आगे जाना था, तो ये वाली बिट को मैं फ्लिप कर दूं, ठीक है। ये उसकी साइन बिट थी, सो मैं उससे एक आगे वाली बिट को, क्योंकि हो सकता है ये -1 ना होता, -2 होता, ठीक है। सो -2 होता तो फिर साइन बिट यहां पर आनी थी, ठीक है। सो आपने सेफ रखते हुए कि भाई साइन बिट जो है वो आगे वाली भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप साइन बिट से एक आगे अगर फ्लिप कर दें और उसके आगे हमेशा 1 डाल दें, तो इनको आप प्री कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पहले से करेक्शन वेक्टर कैलकुलेट कर लें, लेकिन ये वाली जो साइन बिट है, इसका मतलब इससे पीछे वाली साइन बिट वो आपने जनरेट करनी है, यानी कि पार्शियल प्रोडक्ट का पार्ट ये वाली बिट बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि 2 से भी मल्टीप्लाई हो सकता था, 1 से भी हो सकता था। बात समझ आ रही है ना कि आप, क्योंकि अब आपने जब एक पार्शियल प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगली 2 आगे आएगी, लेकिन 2 आगे, ये जो पार्शियल प्रोडक्ट थी ये यहां पर भी हो सकती थी, ये इसका शिफ्टेड वेरिएंट भी हो सकती थी, तो इसकी साइन बिट ये भी हो सकती थी, ये भी हो सकती थी। तो आप इसको सेफ रहने के लिए कह सकते हैं कि मैं हमेशा 2 वाला केस अज्यूम कर लूं, ठीक है। तो मैं ये वाली बिट जो है ना, ये यहां तक पूरी की पूरी जनरेट करूं, ये वाली पार्शियल प्रोडक्ट, ठीक है, और इससे आगे वाली बिट पे मैं जो हमारी पुरानी टेक्निक थी वही लगा दूं, कि मैं उसको फ्लिप करके उसमें 1 ऐड कर दूं। तो ये वाला आपका चाहे 1 हो या 2 हो, ये वाली बिट आपकी पार्ट ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट रहेगी, ठीक है। यानी कि अगर 1 से मल्टीप्लाई किया था तो हम ये वाली बिट बचा सकते थे, लेकिन क्योंकि 2 से भी हो सकता था, इसलिए हमने ये वाली बिट नहीं बचाई, ठीक। सो अगेन इसमें फिर आप करेक्शन वेक्टर उसी तरह कैलकुलेट करके उसको ऐड कर लेंगे, और फिर करेक्शन वेक्टर को एज अलहदा से सेपरेट पार्शियल प्रोडक्ट रख के उसको भी कंप्रेस कर दें, ठीक है। सो जो करेक्शन वेक्टर आता है उसको भी आप एज अ कंप्रेशन ट्री में एज एन इनपुट अज्यूम करके अप्लाई कर देते हैं। सो ये बात समझ आ गई, ठीक है। इसको कहते हैं मॉडिफाइड बूथ रिकॉर्डिंग। अगर इसका हार्डवेयर डिजाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह का बनेगा ना, कि आपकी पहले तो 3-3 बिट्स में से आपने निकालना है कि मैंने मल्टीप्लाई किससे करना था, ठीक है। 0 से, 1 से, 2 से किससे मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। सो उन तीनों की बेस पे फिर आप आगे मार्क्स लगाएंगे कि आपने ओरिजिनल नंबर लेना है, 2a लेना है, 0 लेना है, -a लेना है, -2a लेना है, ठीक है। सो आप वो वाला नंबर इधर से मार्क्स से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और ये आप सारे हर 2-2 के ग्रुप के लिए करेंगे। अगर ये 8 बिट का था तो ऐसे 4 बन जाएंगे, अगर ये 16 बिट का था तो ऐसे 8 बन जाएंगे। तो इससे आपके पास, अगर लेट से ये 8 बिट का था तो 4 पार्शियल प्रोडक्ट्स आपके पास निकले, उनको आप वॉलेस ट्री से या डाटा ट्री से रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। और उस रिडक्शन के बाद आप फाइनली 2 पार्शियल प्रोडक्ट्स जो आएंगे उनको CSA से या कोई भी कैरी प्रोपेगेटर लगाकर उसको ऐड कर देंगे, तो आपके पास नेट रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। सो लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, मकसद कुछ लगे लेकिन पार्शियल प्रोडक्ट्स हाफ हो गए,
ठीक है। सो ये आप कर सकते। इनफैक्ट ये दोनों जो काम हो रहे हैं इनको भी आप एक्चुअली मर्ज कर सकते हैं। ये जरा आसानी दिखाने के लिए आपको इस तरह किया हुआ है कि इन 3 से सिलेक्ट लाइन पहले बना लो, तो वो 3 से, क्योंकि ये आपके पास जो 3 बिट्स आ रही हैं वो ही सिलेक्ट लाइन बनेगी। हाँ 5 to 1 मार्क्स है ना, सो ये एक्चुअली 8 to 1 बन जाएगा इवेंचुअली, तो उसकी 3 बिट ही होनी चाहिए। ठीक है, ये शायद मेरा ख्याल है फर्दर इसके मल्टीपल केसेस पे सेम लाइनें कनेक्ट हो रही हूँ। ठीक है, यानी कि ये अगर 0 0 0 आ रहा हुआ तो आपने 0 कनेक्ट करना है, 0 0 1 आ रहा हुआ तो आपने उसका शिफ्टेड वेरिएंट सिलेक्ट करना है इस तरीके। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर है? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये 3 बिट्स आप डायरेक्टली मार्क्स को टाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको मार्क्स के अंदर क्या करना पड़ेगा कि जिस केस में 0 टाई होना था उसमें 0 टाई करें। अब मल्टीपल केस में 2 टाई होना था या -2 टाई होना था, तो वो 2 जगहों पर आपका लेट से -2 टाई हो जाएगा। फिर जिस जगह पर आपका 1 टाई, तो मतलब वो आप इस तरह एक सिंगल मार्क्स के साथ ये काम कर सकते। ठीक, ये बेसिकली जो हमने टेबल आखिर में नहीं पढ़ा था ये वाला, कि एक जगह पे 2 टाई हो रहा है, एक जगह पे -2, 2 जगहों पे 1, 2 जगहों पे -1। ठीक है, तो ये आप बेसिकली आपका ये 8 to 1 मार्क्स ही है ना। तो ये आपके पास ये इनपुट आ रही है, ये वाली जो 3 है, इनको इनपुट बनाया, मार्क्स बनाया, और इसके 0 टाई कर दिया 0 पे, A टाई कर दिया अगली 2 पे। ठीक है, और उससे अगली वाली पे 2A टाई कर दिया। ठीक है, विच इज बेसिकली A का शिफ्टेड वेरिएंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A ही टाई करना है, लेकिन उसके पीछे एक 0 लगा देना है। ठीक है, और फिर आपने -2A कर दिया, इसमें आपने वो उसका 2's कॉम्प्लीमेंट वाली लॉजिक डाल दी। ठीक है, और फिर 2 जगहों पे -A और आखिरी भी 0 था, तो यहां पर भी 0 लगा दी। ठीक है, तो ये आप एक मकसद से काम कर सकते हैं। ठीक, ओके, सो यहां तक चीज क्लियर हो गई। सो अभी हमने एक नई चीज कर ली। लास्ट टाइम हम वॉलेस और डाटा तक पहुंचे थे, अब हमने काइंड ऑफ उस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज किया। ये कंप्रेशन जो है ना वो नंबरों को रिड्यूस करने के लिए यूज हो रही है, तो उसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए हमने कहा कि व्हाई नॉट हम ऐसे ग्रुप्स बना लें कि 2-2 के ग्रुप को इकट्ठा करके उनसे एक पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करें। तो थोड़ी सी शुरू में एक्स्ट्रा मार्क्स लग जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ पार्शियल प्रोडक्ट्स उसकी बेस पे कम हो जाएंगी, और उनको फिर आप आगे ऐड करें। अच्छा, सो ये सिर्फ जो है ना कंप्रेशन ट्री आप मल्टीप्लिकेशन में नहीं यूज करते, जहां पर आपकी एक सीरीज में एडिशन हो रही हो मल्टीपल चीजों की, वहां पर भी फिर हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि बजाय ये कि लेट्स से कि ये मेरे पास कोई एडिशन हो रही थी, ये कोई एल्गोरिदम ये काम कर रहा था। ठीक है, कि एक नंबर आपने एल्गोरिदम से डाटा फ्लो ग्राफ बनाया जिस तरह हमने पढ़ा था। ठीक है, कि मैटलैब में आपने देखा क्या काम हो रहा है जी, ये काम हो रहा है, एक ऑपरेंड दूसरे में ऐड हो रहा है और उसमें तीसरा हो रहा है। तो अब एक इसका तरीका क्या है कि मैं 2 एडर इधर लगा दूं। ठीक है, लेकिन हमने हमेशा कोशिश करनी है कि जहां पर भी हमारा कैरी प्रोपेगेट एडर अवॉइड हो सके ना अवॉइड कर, क्योंकि हमने कैरी प्रोपेगेट एडर बना के देखा है कि अगर फास्ट बनाना है तो वो कंडीशनल सा मैटर लगेगा, और वो एक थोड़ा सा ज्यादा हार्डवेयर लेने वाली चीज है। ठीक है, बाय द वे मैंने वैसे आप लोगों की असाइनमेंट्स कुछ स्किम की थी, तो मुझे जनरली मोस्ट ऑफ असाइनमेंट्स जो है ना वो मुझे ठीक नहीं लग रही थी। ठीक है, ठीक नहीं के मीन्स उसका आपने वो सबमिट कर दिया अपने डिजाइन। ठीक है, मेरा ख्याल है कि डिजाइन आप साहब ने वेरीफाई किए सही तरीके से। यार क्या टेस्ट बेंच में फंसे हो, क्यों एरर देता है? नहीं, टेस्ट बेंच के बगैर तो फिर चीज है ही नहीं ना। आपने जो चीज टेस्ट नहीं की वो फिर
डोंट ट्रस्ट इट कि वो चलेगी, ठीक है। नहीं यार, फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट से ये एक्सपेक्टेड तो नहीं होता। नहीं, वो फिर अगला स्टेप जो होगा उसमें आगे भी आपने टेस्ट बेंच बनाने हैं, बाकी करने हैं, तो नहीं चल रहा था थोड़ा पहले किया करें ना। मतलब नए शुरू में एज भी कम होती है जरा बच्चों की, तो वो और तरह के होते हैं, लेकिन अब तो आप मैदान में उतरने वाले, ठीक है। तो अब आप जो थोड़ा सा पहले असाइनमेंट शुरू करो, ठीक है, और फिर क्योंकि ऑब्वियसली अब अगली असाइनमेंट जो है उसमें भी आपने इस तरह के काम करने हैं। हो सकता है कि आप मतलब मैं डाटा ट्री की एक असाइनमेंट दे दूं या कोई CSA की दे दूं जो छोटा, या दोनों करने हो, तो अब आपने वो करके कोड करके उसको मतलब टेस्ट करके फिर भेजे ना। मतलब अगर टेस्ट करके नहीं भेजा फिर वो शुरू से बेसिक ही गलत बन जाएगा, ठीक है। और मतलब FPGA पे आप नहीं ले जा सकते जब तक आपने टेस्ट ना किया हो। और अगर ले जा तो सकते हैं, सिंथेसाइज करके आप चलाने की कोशिश कर लोगे, वो एक ऐसा इनफाइनाइट लूप है, ठीक है, कि आप FPGA पे ले जाओ और उसके बाद सोचो कि ये क्यों नहीं चल रहा, ठीक है। सो उस पर कभी नहीं जाना, ठीक है। हमेशा आपने पहले उसको टेस्ट बेंच में अच्छी तरह वेरीफाई करने। तो मुझे उसको स्किम करके नजर आ रहा था कि ये चलेगा नहीं डिजाइन, ठीक है। और तो वो डिजाइन डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपने उनको कोड करना, ठीक है। सो उसको अभी भी चलाने की कोशिश वैसे करें जो है, क्योंकि फिर नेक्स्ट असाइनमेंट आ रही है, वरना फिर कुछ होगा नहीं। ओके, एनीवे कमिंग बैक, मैं आपको ये कह रहा था कि अगर आपको इस किस्म की एडिशंस करनी पड़ी है, ठीक है, तो एक तरीका यह है कि मैं इधर भी एडर लगा दूं, इधर भी एडर लगा दूं, लेकिन बेसिकली 3 नंबर्स को हमने ऐड करना है। अगर आप 3 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि 3 को कंप्रेस करें और 2 बना लें, 2 के आगे एक एडर लगा दें, ठीक है। तो कंप्रेशन उतना ज्यादा हार्डवेयर नहीं लेती CSA जितना। कंप्रेशन तो सिंपल हाफ एडर फुल एडर्स की चेन है ना। तो ये इसका अल्टरनेट डिजाइन हो सकता है कि आप तीनों नंबर्स को सीधा कंप्रेस करके 2 बना लें और उसके बाद आराम से CSA लगा के इसको ऐड कर लें, ठीक है। और ये सिर्फ इस तरह के डिजाइन में नहीं ट्रू, ये इस किस्म के डिजाइन में भी हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डिजाइन है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि आप 2 ऑपरेंड्स को ऐड कर रहे हैं और 2 और नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप देख रहे हैं कि A इज लेस देन B और नॉट, ठीक है। अच्छा, अब लेस देन B कैसे पता चलता है? लेस देन के लिए आप दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करें और उसका मतलब मैंने अगर A लेस देन B करना है तो इसको करने का एक तरीका यह है कि मैं A माइनस B करूं, ठीक है। और अगर तो वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो A बड़ा है, अगर वो नेगेटिव आता है तो B बड़ा है, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको कह सकते हो कि ये बेसिकली मैं अगर A को लेस देन B मैंने चेक करना है, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूं कि बेसिकली इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है। सो इसको जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो उसका जो साइन आएगा वो, या बेसिकली चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं इससे, ठीक है। तो अगर मैं इससे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सो इसको सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि अगर इसका साइन नेगेटिव आया तो इसका मतलब है कि ये बड़ा है। सो लेकिन साइन नेगेटिव आने का मतलब है तो वो बड़ा है, ठीक है। तो ये आपको A लेस देन B बता देगा, ठीक है। साइन बिट अगर 1 आई तो इसका क्या मतलब हुआ कि B बड़ा है, ठीक है। और B बड़ा है तो इसका मतलब है कि आपका काम हो गया, ठीक है। तो आप सिर्फ साइन बिट चेक कर सकते हो। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो कि इसको यहां पर सिंपल एक एडर बना दो, ठीक है। एडर बना दो और आपने ये भी ऐड करना है, ये भी ऐड करना है। तो बेसिकली ये क्या चीज हो रही है? 3 एडिशन हो रही है, ठीक है। और इसको आपने माइनस भी करना है। तो बेसिकली किसी चीज को माइनस करने के लिए क्या करना होता है कि आप उसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। सो आप वो चीज सोर्स पे कर सकते हैं कि मैं इसको भी नोट कर दूं, इसको भी नोट कर दूं, ठीक है। और फिर इसमें मैं 1 ऐड करना था इसके लिए, 1 ऐड करना था इसके लिए, तो आप इसके अंदर 2 ऐड कर दें, ठीक है। सो इसके साथ आप एक 1 0 को भी पार्शियल प्रोडक्ट बना दें, ठीक है। सो अब आपके पास ये पूरे का पूरा जो है ना,
इसके बजाय आप क्या करें, इन दोनों को इन चारों को ऐड करना है, इसको नॉट करके साथ 2 ऐड किया होगा तो असल में ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 जो हार्डवेयर यूनिट्स थे, 2 एडर और 1 कंपैरेटर, वो आपने खत्म करके सिंपल एक ही कंप्रेशन ट्री बना दिया जिसके अंदर आपके 2 नंबर ऐड हो रहे थे, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे थे, और नेक्स्ट जो रिजल्ट उसका का जो साइन आया वो आपको बता देगा कि ये पूरी की पूरी कंप्यूटेशन का रिजल्ट है। ये बात समझ आ रही, ठीक है। तो ये इस किस्म की जो हार्डवेयर डिजाइनर का काम फिर ये होता है, ठीक है। एल्गोरिथम डिजाइनर जो होता है ना, वो मैटलैब में कोड लिख देता है जो कि ये काम करो, ठीक है। वो देखता है कि यार मैंने ओवरऑल क्या स्टेप्स परफॉर्म करनी है एल्गोरिथमिकली, अगर मैंने एक कोई चीज रिसीव करनी है, रिसीवर बना रहा हूं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, अगर कोई इमेज प्रोसेसिंग का एल्गोरिथम बना रहा हूं तो इमेज पे क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होंगी, तो वो उसका मैटलैब कोड लिखकर आपको दे देगा। आप क्या करोगे, आप एज अगर इस कोर्स के स्टूडेंट के हिसाब से आपको इससे गर्ज नहीं होगी कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। यू डोंट केयर अबाउट कि एल्गोरिथम क्या काम करता है, ठीक है। आपको समझ आती है नहीं समझ आती कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि हार्डवेयर डिजाइनर का काम जो है ना वो उसको समझना नहीं है। हार्डवेयर का काम है कि ओवरऑल हो क्या रहा है, ठीक है। आपको कहां कहां पे एडिशन आ रही है, कहां कहां पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है, उसको उसका स्ट्रक्चर समझना है, कोड का कैसे कर रहा है ये नहीं समझना, लेकिन क्या कर रहा है वो उसकी एक एक डिटेल में जाना है कि कहां पे एडिशन हो रही है। तो आप ये इस किस्म का ग्राफ बनाओगे, उस ग्राफ में फिर आप इस किस्म की चीजें ढूंढोगे कि कहां पर मैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकता हूं, ठीक है। ऑप्टिमाइज करने के लिए अगर इस किस्म की सीरीज में एडिशन हो रही है, एडिशन के बाद मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप उन सब चीजों को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो रही है और उसके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हो रही है, ठीक है, आपने एल्गोरिथम को पकड़ा, आपने उससे ग्राफ बनाया, आपको नजर आया कि यार एक ऐड हो रहा है उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये भी यहां पर एडर लगाना और यहां पर मल्टीप्लायर लगाने के बजाय आप क्या कर सकते हो, आप इन दोनों को कंबाइन कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है कि बेसिकली अगर a इंटू बी प्लस सी आपके कोड में कहीं पे हो रहा था, ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी, ठीक है। सो ए सी ये भी मल्टीप्लीकेशन है, ये भी मल्टीप्लीकेशन है, इसकी भी पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट कर दी, इसकी भी पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट कर दी, और उसके बाद एक कंप्रेशन ट्री लगाया और एंड पे 2 लेयर्स पे पहुंचे और एक एडर के साथ आपके पास काम हो गया, ठीक। सो अगेन ये चीज कब करनी है, जब आप अपनी आईसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप एफपीजीए पे काम कर रहे हैं फिर शायद ये जरूरी नहीं होगा, ठीक है। फिर आप क्योंकि उधर मल्टीप्लायर ऑलरेडी अलहदा से एज अ यूनिट अवेलेबल है, ठीक है, तो वहां पर फिर आप मल्टीप्लायर को यूज कर लें। लेकिन अगर आप एक अपना सर्किट बनाना चाह रहे हैं जो ऑप्टिमल हो, ठीक है, सो जिसमें कम से कम गेट्स लगे या कम से कम टाइम में जो कर सके, ठीक है, तो तब आप ये वाला काम करोगे, तब आप इन दोनों को अलहदा नहीं रहने दोगे बल्कि कहोगे कि यार इसका तो एक ही कंप्रेशन ट्री बन सकता है, ठीक। तो ऐसी बहुत सारी आईसीज होती हैं, बहुत सारी कंपनियां सिग्नल प्रोसेसिंग की आईसीज बनाती हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स है, एनालॉग डिवाइसेस है, उनके बने बनाई चिप्स मिल जाती हैं जो जिसको आप आरएफ सिग्नल दें वो आपको आगे डाउन कन्वर्ट करके दे देगी, और मतलब काफी सारे काम आप कर सकते हैं फ्रंट एंड में। तो उनमें सारी जगहों पर आपको फिर ये वाली ऑप्टिमाइजेशन चाहिए होती है, ओके। सो यहां तक चीज समझ आ गई, ठीक है। इसी तरह अगर लेट से सीरीज में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है, सो तब भी आप ये कर सकते हैं कि इन दो का पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट की, उससे कंप्रेशन ट्री से कंप्रेस किया तो 2 लेयर्स आ गई, ठीक है। सो 2 लेयर्स आ गई तो पार्शियल सम और पार्शियल कैरी आपकी जो आखिरी 2 लेयर है ना, आप उनको ऐड ना करें, ठीक है। आप इसको भी इस ऑपरेंड से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी इस ऑपरेंड से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो सम और कैरी आ रहे हैं दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, उससे आपके पास 2 पार्शियल प्रोडक्ट ट्री बन जाएगी, ठीक है। लेकिन ये फास्ट होंगे, एरिया ज्यादा ले रहे होंगे लेकिन ये फास्ट होंगे, फास्ट हो गए। फिर आपके पास क्या हुआ, इससे आगे आपने तीसरे से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा कंप्रेस करेंगे, फिर 2 लेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। फिर 2 लेयर आई, उन दोनों को OP4 से मल्टीप्लाई कर दिया कि यहां पे भी एक सम आ गया, एक कैरी आ गई, उनको भी आपने दोनों को अलग-अलग OP4 फिर आपके पास जो आया उसको भी कंप्रेस कर दिया, ठीक है। सो एक सीक्वेंस में मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, तो 3 मल्टीप्लायर लगाने के बजाय आप पार्शियल प्रोडक्ट ट्री एक ऐसा बना लें जो कि तीनों को 3 मल्टीप्लायर और उनके हर एक के एंड पे आपका एक वो कहते हैं कैरी प्रोपेगेट एडर जो लगता है, उसके बजाय
आप ये कर सकते हो कि आप सारों को कंप्रेस करके इवेंचुअली जो 2 लेयर्स आई हैं उनके लिए आप कैरी प्रोपेगेट एडर, ठीक है। हो सकता है इधर भी कैरी प्रोपेगेट एडर की जरूरत ना हो, आपने इससे आगे कोई और जो स्टेप करने हो उनमें आप सम और कैरी साथ साथ लेकर चलते रहे, ठीक है। और आप कहेंगे जहां पर सारी कंप्यूटेशन खत्म हो जाएगी ना, जब आखिर में मुझे वाकई इस रिजल्ट की जरूरत होगी, मैं सिर्फ उधर जाकर एक कंडीशनल सम एडर लगा दूंगा, ठीक है। सो ये आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी हम आगे एग्जांपल थोड़ी सी पढ़ेंगे कि किस तरह से हो सकता है कि हम दोनों को साथ साथ लेकर चले, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ना कि हम वी ट्राई टू अवॉइड कि आपका जो कैरी प्रोपेगेट एडर होता है ना, या जिसकी एक किस्म है कंडीशनल सम एडर, वो हमारा लगे। हम कोशिश करते हैं कि उसको जहां तक अवॉइड कर सकें आखिर तक, जिस तरह आप लोग कोशिश करते हैं ना कि आखिर जब तक असाइनमेंट की डेट ना आए तो अवॉइड कर सकेंगे, ठीक है। उस तरह जो हार्डवेयर में हम क्या अवॉइड करते हैं कि जब तक एंड पे कंप्यूटेशन कंप्लीट ना हो जाए ना, तब तक हम पार्शियल सम पार्शियल कैरी के, क्योंकि इधर से हार्डवेयर में फायदा हो रहा है, उससे आपको फायदा नहीं हो रहा वैसे, लेकिन ओके। सो ओके, ये जो हमारा कल खत्म होना चाहिए था वो खत्म हो गया, हम आज वाले पे आते हैं। ओके, सो यहां तक चीज क्लियर होगी, ठीक है। सो अभी इन्हीं आइडियाज को हम थोड़ा सा यूज करेंगे, ये जो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी थी उसको थोड़ा सा फर्दर रिफाइन करके हम यूज करना चाहेंगे। एक हमने ये कंप्रेशन पढ़ी, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लायर पढ़ा, बूथ रिकॉर्डिंग हमने पढ़ी जिससे हम पार्शियल प्रोडक्ट्स को कम कर सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग प्रॉपर्टी, और फिर हमने देखा कि आप मल्टीपल ऑपरेशंस को इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि इफ एडर इज फॉलोड बाय एडर फॉलोड बाय एडर, तो उनको एक ही आप कंप्रेशन ट्री में, एक चीज में मेरा ख्याल है पीछे भूल गया, ठीक है, वो स्लाइड में पहले कवर कर लूँ, सॉरी, यस, वो ये वाली थी कि आपने अगर मल्टीपल फिक्स पॉइंट फॉर्मेट के नंबर्स ऐड हो रही है ना, कि कोई एक लेट से 1.5 था, एक 5.3 था, एक 4.7 था, एक 6.6 था, और आप इन सबको ऐड करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली आप फिक्स पॉइंट कोड लिखेंगे तो आपका, जिस तरह मैंने अभी आपको क्विज में कहा कि 2 वेरिएबल्स हैं, तो उनके अलग अलग क्यू फॉर्मेट बने। अब हो सकता है कि अगली लाइन में वो दोनों ऐड हो रही हो, तो ऐड अगर करना होगा तो कैसे करेंगे ऐड? अगर मेरे पास एक लेट से 5.11 था और एक 3.13 था, ठीक है, तो इनको कैसे ऐड करूंगा? इनके पॉइंट को अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप जो 5 बिट वाला है ना, लेट से 5.11, उसके साथ 3.13 इस तरह अलाइन करेंगे कि 3 इधर आए और ये पॉइंट इस जगह पर आए, और फिर उसके पीछे 13 बिट्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास ऐसे मल्टीपल नंबर्स हैं, तो बजाय ये कि उनको एक एक करके ऐड करें, पॉइंट लाइन तो करना ही है, और एक एक करके ऐड करें, आप उनको वहां पर कंप्रेशन ट्री लगा सकते हैं, ठीक है। और वो कैसे लगेगा? वो लेट्स से कि ये वही नंबर है, तो 1.5, 5.3, 4.7, 6.6 है, आपने इस तरह इनको प्लेस कर लिया कि इनका पॉइंट लाइन हो गया, ठीक है। सो 1.5 है अगर, तो आपको पता है कि यहां से मेरे पास पॉइंट लाइन हो गया। 5.3 है, यहां उसकी 5 बिट्स इसके आगे आ गई, 4 है इसकी 4 बिट इससे आगे आ गई, 6 वाले की इसकी 6 बिट्स आगे आ गई, ठीक है। तो अभी आपने पॉइंट लाइन करके लिख ली, ठीक है। अब ये साइन नंबर से आपने इसको ऐड करना था, ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? साइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो इसमें जो ये वाला सर्कल आ रहा है ना, इसका मतलब है कि इसको आप फ्लिप करोगे, ठीक है। तो फ्लिप करके आप इसके ऊपर 1 जो अंदर से एम्प्टी सर्कल है, उसका मतलब है कि आप इसको फ्लिप कर दो, इधर 1 ऐड कर दो और इधर 1 एक्सटेंड कर दो। इसको फ्लिप किया, इसके ऊपर 1 ऐड किया, इधर 1 एक्सटेंड कर दिया। इसको फ्लिप किया, इसके ऊपर 1 ऐड किया, 1 एक्सटेंड कर दिया। इसको फ्लिप किया, 1 ऐड किया, 1 एक्सटेंड, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक कंप्रेशन ट्री बन गया, ठीक है। अब इस कंप्रेशन ट्री में भी ये जो 1s हैं सारे, ठीक है, ये अब आपको इसको पार्शियल प्रोडक्ट्स में डालने की जरूरत नहीं है, इनको हम पहले से ऐड कर लेंगे, ठीक है। इनको आपने अलग कॉपी पे ऐड किया और कॉपी पे ऐड करके एक नंबर बन गया। वो जो नंबर बन गया वो आपका करेक्शन वेक्टर है, जो कि आपने एंड पे ऐड करना है, ठीक है। उस करेक्शन वेक्टर को, सॉरी ये नीचे वाला नहीं है, ये इनको ऐड करें तो ये करेक्शन वेक्टर बन जाता है, ठीक है। सो आपने उस करेक्शन वेक्टर को भी एक पार्शियल प्रोडक्ट समझते हुए इस कंप्रेशन ट्री में डाल दिया कि मैंने ये 4 नंबर प्लस एक करेक्शन वेक्टर जो है ना उसको कंप्रेस कर, ठीक है। तो ये आपने पहले से ऐड करके पहले से एक करेक्शन वेक्टर, ठीक है, क्योंकि पहले से ऐड कर दिया होगा तो इसको
सॉल्व करना उससे कम टाइम लेगा एज कम्पेयर टू कि आपने साइन एक्सटेंड किया होता, क्योंकि ये ज्यादा टर्म्स थी, ठीक। सो अब इस करेक्शन वेक्टर प्लस ये जो नंबर ऐड करना चाह रहे थे, इनको आप फुल एडर लगा के जिस तरह अभी ये डाटा कंप्रेशन हुई है, ठीक है, डाटा कंप्रेशन में आपने सिर्फ 2 हाफ एडर लगा के 3 हाफ एडर लगा के आपने इसको 4 लेयर्स पे ले आए। 4 लेयर्स पे जब ले आए तो उसके बाद 3 to 2 किया और 2 to, तो इसके आगे आप कैरी प्रोपेगेट एडर लगा सकते, ठीक। सो ये बात समझ आई। सो आप मल्टीपल डिफरेंट क्यू फॉर्मेट्स के नंबर को ऐड कर सकते हैं। आपने सबसे पहले पॉइंट लाइन करना है, उसके लिए बिट को फ्लिप करके आगे 1 एक्सटेंड कर दें, जिससे आप करेक्शन वेक्टर कंप्यूट कर लेंगे, ठीक है जी। ये 1.5 है ना, सो ये यहां पे पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अगला वाला 5.3 था, तो आपने इसको इस तरह प्लेस किया कि 5 इसकी इसके इस तरफ रही, तो पॉइंट उसी जगह पर है इनका, ठीक है। पॉइंट क्योंकि हमने इंप्लाइड है ना, हमने अज्यूम किया हुआ कि इस जगह पर पॉइंट है, असल में तो कहीं नहीं है। सो फिर आपने 4.7 किया, तो आपने 4 के बाद 4 वो भी इसी तरह प्लेस की इस जगह पर, ठीक है। फिर आप 6.6 किया, तो वो भी आपने इसी तरह प्लेस की कि 6 इस तरफ 6 उस तरफ, ठीक है। सो अब ऑब्वियसली आप हार्डवेयर डिजाइन कर रहे होंगे, तो ये काम आप पेपर पे करेंगे, ठीक है। आप पेपर पे जाके देखेंगे, आपने मैटलैब कोड देखा, उसको आपने क्यू फॉर्मेट असाइन कर दिए, उसके बाद आपने कहा कि यार उसके बाद ये चारों नंबर ऐड हो रहे थे, ठीक है। सो आपने ऐड करने के लिए पेपर के ऊपर डिजाइन बनाया कि यार ये इस तरह से है, उसका ये करेक्शन वेक्टर कंप्यूट किया, वो इस जगह पर लिखा, और फिर इसका कंप्रेशन ट्री डिजाइन किया। ये जो कंप्रेशन ट्री डिजाइन किया उसको फिर आपने वेरिलॉग में कोड किया, ठीक है। प्रोबेबली मैं आज या कल में असाइनमेंट अपलोड करूंगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हम ना एक 16x16 तो नहीं, छोटे स्केल की मैं कोशिश करूंगा, कोई मे बी 7x7 का या डाटा ट्री अगर हम बनाने की कोशिश करें, ठीक है, या 9x9 का, ऐसा उनको इस किस्म का दूंगा, ठीक है। सो वो आपने वेरिलॉग में कोड करना होगा, ठीक है, डाटा ट्री। उसका आपने हर एक ने अलग-अलग पेज के ऊपर उसके वो बना के ना सफाई से, ठीक है। सो इन लेयर्स को फिर वो इसी तरह से फिर कोड करो, जहां पर फुल एडर और हाफ एडर आपको कोड करना आता है, उसके आप ब्लॉक्स ले लें, ठीक है। और आई वुड इसको बोनस पॉइंट मिलेगा जो कि जनरेट लूप यूज करे, ठीक है। इसको खुद गूगल करें, ठीक है। सो वेरिलॉग का स्टैंडर्ड जो है ना, वो शायद आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ठीक है। वेरिलॉग 2001 का काफी पुराना हो गया, तो कहीं ना कहीं पे अपलोडेड होगा, ठीक है। सो अगर आपको जनरेट लूप वहां से समझना है या किसी और की एग्जांपल से समझना है, तो अगर आप ये यूज करें तो बोनस पॉइंट है, लेकिन अगर आप नहीं यूज करेंगे तो स्टिल आपको पूरा क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। आप अगर फुल एडर अगर 3 लग रहे हैं, तो आप 3 फुल एडर के इंस्टेंस बना लें, उनको ठीक इनपुट दें, ठीक है। सो यहां पर आप अगर साफ तरीके से कोड करते जाएंगे ना, तो पार्ट ए 2 पार्ट होंगे उसके। एक आपने उसको वो बनाना होगा पूरा डाटा ट्री, और दूसरा पार्ट होगा उसको पाइपलाइन करना होगा, ठीक है। सो वो मैं आपको बता दूंगा असाइनमेंट में कि कितना पाइपलाइन करना है, 3 स्टेजेस में करना है, 4 स्टेजेस में करना है, या हर फुल एडर के बाद करना है। लेकिन अगर आपने तरतीब से लिखा हो ना, तो वेरिलॉग में इनको तरतीब से पाइपलाइन करना इतना मसला नहीं होता, ठीक है। आपको सिर्फ एक ऑलवेज एट पॉजिटिव क्लॉक लगाया, उसके अंदर 4 चीजों को आपने रजिस्टर कर दिया, उससे अगले वाली जगहों पर उनको एज ए रजिस्टर यूज कर ली, तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरना इंपॉर्टेंट है, ये आपकी लर्निंग के लिए बड़ा अहम है कि आप जरा एक दफा इनको इस तरीके से ऐड करके दें, ओके। सो ओके, सो नेक्स्ट जो चीज है वो है मल्टीप्लायर लेस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, बाय कांस्टेंट्स, ठीक है। अक्सर आप देखोगे जब भी आप किसी एल्गोरिथम को पोर्ट करने जाओगे कि बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन जो है वो असल में कांस्टेंट से हो रही होंगी, ठीक है। जो हम मल्टीप्लायर बना रहे थे, इसमें 2 वेरिएबल्स को कोई भी नंबर आ जाए उनको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। लेकिन क्या अगर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना हो तो उसके लिए हमें मल्टीप्लायर लगाने की जरूरत है या नहीं? अब हम इसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन का मतलब हुआ कि वी ऑलरेडी नो कि वो नंबर क्या है। इफ वी ऑलरेडी नो कि वो नंबर क्या है, तो उसको हम जितना सिंप्लीफाई कर सके उसकी मल्टीप्लिकेशन को, ऑब्वियसली उसमें कुछ जीरोज होंगे, उनकी पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अगर नंबर हमें पहले से नहीं पता था तब तो हम अज्यूम नहीं कर सकते कि भाई 0 आया या 1 आया, तब तो हमने उधर फुल एडर लगाना है, ठीक है। चाहे 0 आया तो वो 0 ऐड होके रिजल्ट दे रहा होगा। लेकिन अगर हमें पहले से ही पता है कि इधर 0 आना है, तो फिर हम उसको वर्ड करें। फिर दूसरा हमने क्योंकि वो पढ़ा है, स्ट्रिंग प्रॉपर्टी पढ़ी है, और स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में
अगर एक सीरीज ऑफ वंस आ रही है तो हम उसको जीरो मतलब उनके वंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली स्लाइड यही कह रही है कि इन मेनी एल्गोरिथम्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आर कांस्टेंट, बहुत सारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो असल में कांस्टेंट से, ठीक है। और जो एक जनरल पर्पस मल्टीप्लायर है वो वहां पर लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सिर्फ आप वंस वाली पार्शियल प्रोडक्ट जनरेट करें और फिर आप उसको उसमें भी जो पार्शियल प्रोडक्ट्स हैं ना वो आप कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म यूज करते हुए काम कर सकते हैं। सो कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म क्या है, अगर आप स्ट्रिंग प्रॉपर्टी लगा लेना किसी नंबर पे तो जो नई फॉर्म बनती है दिस इज कॉल्ड कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म, ठीक है। तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि जहां पर भी स्ट्रिंग आना शुरू हुई है 1 की, वहां पर आप 1 लगाएं, 1 बार कर दें और आगे वाले सारे 0 कर। सो कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म इंश्योर करती है कि आपके पास 2 कंसेक्टिव 1 नहीं आएंगे कभी, ठीक है। सो क्योंकि 2 कंसेक्टिव 1 नहीं आएंगे तो इसका मतलब है हाफ तो आपके पास, अगर आपके पास 8 बिट की मल्टीप्लिकेशन थी तो वो 4 तो वैसी होगी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे स्ट्रिंग्स ऑफ वंस आ गई तो और भी अच्छा है, 2 के बजाय आपके बहुत सारे जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। सो ये हम यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल FIR फिल्टर होता है, ठीक है, बड़ा सादी सी चीज है FIR फिल्टर कि आप हमने पहले भी इसकी एग्जांपल पढ़ी हुई है। जस्ट आपके पास जो सैंपल आ रहा है आप उसको रजिस्टर करते जाते हैं और करंट वैल्यू को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, उससे पिछली वैल्यू को, उससे पिछली वैल्यू को, उससे पिछली वैल्यू को, ठीक है। और ये बहुत सारे टैप्स हो सकते हैं जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, इनको हम कहते हैं फिल्टर टैप्स, ठीक है। सो जस्ट सिंपल इतना सा काम करने से ना, इसको अमूमन हम h ऑफ n कह देते हैं, इसको हम x ऑफ n कह देते हैं, ये x ऑफ n -1 है, -2 है, -3 है, ठीक है। सिग्नल सिस्टम में या DSP में आपने ये चीज पढ़ी हुई होगी, ठीक है। नहीं भी पढ़ी हुई तो बेसिकली समझ लेंगे आप एक जो भी इनपुट आ रही है उसको रजिस्टर करते जा रहे हैं, ठीक है। एक पुराना सैंपल, 2 पुराना सैंपल, 3 पुराना सैंपल, आपके पास बहुत सारे पुराने सैंपल हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं एक नंबर से और देन यू ऐड ऑल दीज, ठीक है। सो ये आपका एक FIR फिल्टर होता है, ठीक है। अब मैटलैब में किसी ने कोड किया होगा इस तरह, इसी को हम कन्वोल्यूशन भी कहते हैं कि ये h ऑफ n को अगर मैं कह दूं कि ये पूरा h ऑफ n है और ये मेरे पास x ऑफ n एक इनपुट सिग्नल आ रहा था, तो अगर वो इस सर्किट से गुजरेगा तो ये उसकी कन्वोल्यूशन का रिजल्ट मेरे पास इधर आ जाएगा, ठीक है। कोरिलेशन भी सिमिलर से चीज है, जैसे उसको एक दफा फ्लिप करके करेंगे तो कोरिलेशन। तो ये वाला हार्डवेयर जो है ना ये अक्सर जगहों पर यूज होता है, ठीक है। जो मर्जी सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम उठा लेना, हार्डली कोई आपके पास ऐसा सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम होगा जिसमें फिल्टरिंग FIR फिल्टर ना हो रहा, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग करनी है उसमें आप, उसके अंदर भी FIR फिल्टर, उसमें 2 डायमेंशन में आप एक पूरा कर्नल ऊपर लेकर के जा रहे थे, वही काम कर रहे थे, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, ठीक है। तो इसको मैं कहता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई करें, ऐड कर दें, फिर थोड़ा शिफ्ट किया, पॉइंट बाय पॉइंट मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, शिफ्ट किया पॉइंट, ठीक है। सो ये आप 2D में कर रहे होंगे तो वो इमेज पे काम हो रहा होगा, 1D में कर रहे होंगे तो वो अमूमन ऑडियो या किसी और सिग्नल के ऊपर काम हो रहा होगा, जो भी आप किसी सेंसर से उठा ले, ECG है, कोई और चीज है, फिल्टरिंग आप कर रहे होते हैं। अक्सर आप ये वाली चीज यूज कर रहे होते हैं अपने कार के डेक में, ठीक है। आप गाड़ी में जब सुन रहे होते हैं तो जो इक्विलाइजर होता है वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली ये फिल्टर टैप्स एडजस्ट कर रहा होता है, ठीक है। जो आपकी असल ऑडियो है उसको इस FIR से गुजारो, FIR फिल्टर अगर हाई पास होगा तो छन 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 होना शुरू हो जाएगी, अगर लो पास होगा तो दम 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 होना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी कंटेंट है वो आपकी धमधम से कर रहा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी कंटेंट जो है वो छन 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 को कोरिलेट कर रहा होता है, ठीक है। और आप दोनों को साइड से उठा दें और दरमियान से थोड़ा सा कर दें तो फिर अब आपको दोनों चीजें ज्यादा सुनाई देना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये, और वो पीछे एक ही आर्किटेक्चर है, ठीक है। बट ये आर्किटेक्चर जो है इसमें जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि अगर हम उसी तरह इंप्लीमेंट कर दें जिस तरह मैटलैब कोड में ये हुआ होगा, यानी कि इस तरह, तो इसका मतलब है कि एक तो बहुत सारे मल्टीप्लायर तो आ ही रहे हैं, ठीक है। और ये काफी टैब्स के फिल्टर हो सकते हैं, हो सकता है कि 512 टैब्स का फिल्टर हो सकता है कि कोई 100 टैब्स का हो सकता है 50 टैब्स का हो, तो ये 50-100 मल्टीप्लायर आपके सीधे सीधे से लग गए, ठीक है। कई दफा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लायर जो होता है वो 4 नॉर्मल मल्टीप्लायर्स के बराबर होता है, ठीक है। रियल पार्ट को रियल से मल्टीप्लाई करना है, रियल को कॉम्प्लेक्स, रियल को इमेजिनरी से, इमेजिनरी को रियल से, तो उससे बाद में निकलता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें जो एक बड़ी चीज है वो है ये एडर, ठीक है। कि ये एडिशन जो है ये 2 नंबर की एडिशन नहीं है, ये तो ये जितने टैब्स हैं सबको ऐड करना है, ठीक है।
तो ये हाईली डिजायरेबल होता है कि हम किसी तरह FIR फिल्टर जो है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सके, यानी उसमें उसको किसी तरह, मतलब ऑब्वियसली ये अब अगर लेट से 50 टाइप का फिल्टर है, 50 नंबर आपस में ऐड हो रहे हैं, ठीक है, तो इसका बहुत वर्स्ट सा डिजाइन ये होगा कि आप 50 एडर लगा दें, ठीक है, पहले को दूसरे में ऐड करें, दूसरे को तीसरे में ऐड करें, तीसरे को चौथे में ऐड करें, ठीक है, क्योंकि एडर तो 2 नंबर्स को ऐड करता है, 50 को तो नहीं ऐड करता। लेकिन इट वुड बी बेटर कि अगर मैं इधर क्या कर लूं, अब तो आप इधर तक पहुंच गए, इधर क्या किया जा सकता है, 50 नंबर्स को ऐड करना हो तो कंप्रेशन ट्री लगा दे इसके आगे, ठीक है, एंड पे 2 रह जाएंगे, उनको ऐड कर ले, ठीक है। सो लेकिन अगेन हम देखेंगे कि ये स्टिल मल्टीप्लायर फॉलोड बाय एडर जो है ना, वो एक हमारा क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है, हम इसको एक खास स्पीड से तेज नहीं चला सकेंगे। सो उसका तरीका फिर ये हो सकता है कि हम इसको पाइपलाइन करें, ठीक है, किसी तरह, तो वो हम अभी देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेकिन चलो बता दिया, और मैंने जो बात करने के लिए बनाया था वो बताई नहीं, कि वो जो h(n) था जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है, जो पहला टैब दूसरा टैब 50 टैब का फिल्टर था तो 50, वो जो टैब्स है ना वो जनरली कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कोई चेंज नहीं हो रहे होते, वो हमें ऑलरेडी दोनों। ऑब्वियसली आप ऐसा FIR फिल्टर भी बना सकते हैं जिसमें आप वेरिएबल टैब्स जब दिल करे आप उसको, ऑब्वियसली इक्वलाइजर है अगर गाड़ी का, तो उसमें तो आप चाहेंगे कि यार मैं थोड़ा बहुत इसके इक्वलाइजर को आगे पीछे छेड़ूं तो इनके मल्टीप्लायर्स की वैल्यू चेंज हो। लेकिन जनरली आपका कोई लेट से आप कोई कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहे हैं जो कि मोबाइल के अंदर, अब आप इसके कोई जो रिसीवर है उसमें कहीं पे फिल्टरिंग करनी है, हाई पास लो पास, तो उसके कोफिशिएंट आप तो कोई चेंज नहीं करेगा, वो एक दफा बना दिए, वो आपके पास जो कोफिशिएंट आगे वही आप यूज करना चाहेंगे, ठीक है, तो वो फिक्स कांस्टेंट्स होते हैं। सो अगर आप चिप बना रहे हैं रिसीवर की और उसमें आप साइड बैंड को खत्म करना चाह रहे हैं और अपने मकसद का सिग्नल उठाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जो FIR फिल्टर लगेगा, ठीक है, उसके टैब्स आपको ऑलरेडी नोन है, ठीक है, क्योंकि वो आपने फिल्टर डिजाइन का टूल बॉक्स है मैटलैब में, उसको यूज करते हुए आपने अपना फिल्टर डिजाइन किया और उसके कोफिशिएंट्स उसने आपको बता दिया, ठीक है। सो उसने फ्लोटिंग पॉइंट में बताया, आपने उसको फिक्स पॉइंट में कन्वर्ट किया। नाउ व्हाट, अब उसके कांस्टेंट्स होने की वजह से हम मल्टीप्लायर कहां पर बचा सकते हैं, ये अब हम आगे समझना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म ये होती है कि जो इंश्योर करती है कि 2 कंसेक्टिव वंस ना आए, ठीक है। सो बेसिकली आप स्ट्रिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, जिस तरह अगर आपके पास ये 1.7 फॉर्मेट में लिखा हुआ, तो स्ट्रिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पहले 1 को बाहर कर लो और उसके बाद आपके पास आखिरी 1 जो आ रहा है उसके आगे एक 1 डाल, तो पहले 1 को बाहर किया, आखिरी 1 के आगे 1 डाल दिया, तो ये और ये इक्विवेलेंट हो गए। इसी तरह अगर ये नंबर लिखा हुआ था तो क्या होगा, पहले 1 को बाहर किया, 3 1s के बाद एक 1 डाल दिया, अब इसको बाहर किया, इनके बाद 1 डाल, तो आपके पास ये नंबर, ठीक है। सो बेसिकली कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि आप जिस नंबर के ऊपर स्ट्रिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करो और उससे जो नंबर आएगा उसमें आपके पास नंबर ऑफ 1s कम हो जाएंगे। अच्छा, अब अगर आपने ये कर दिया, ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि अगर आपने लेट से कि इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, तो ये बहुत सारी पार्शियल प्रोडक्ट्स होनी थी, लेकिन आफ्टर कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म 3 पार्शियल प्रोडक्ट्स आ गई, ठीक है। सो अब क्या हो गया कि जिस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है, एक तो वो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो ये तो अब ये 1.7 फॉर्मेट था, तो इस 1 से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि वो नंबर वही रहा, ठीक है। फिर ये जो है इसका मतलब है कि मैं उस नंबर को इस तरफ 3 शिफ्ट कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो मैंने उसको 3 शिफ्ट कर दिया। फिर इसका मतलब है कि वही जो 3 शिफ्टेड नंबर था उसको मैं फर्दर 4 शिफ्ट कर दूं, तो ये 7 शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो आपको एक्चुअली क्या चाहिए कि जो मल्टीप्लीकेशन थी ना वो ये चीज बन गई कि क्योंकि ये दोनों का वेट नेगेटिव है, तो आप ओरिजिनल नंबर लें, उसको 2⁻0 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, क्योंकि ये इसका वेट ये 1.7 है, इसका वेट 1 है, इसका -1 है, -2 है, -3 है। सो आपने -2⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सिर्फ -3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड नहीं करना, क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह ये आपके पास इसका वेट -7 है, तो -7 से आपने 2⁻7 से इसको मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ क्योंकि बाहर लगा हुआ तो इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो -7 का मतलब ये नहीं होता कि वो नेगेटिव नंबर है, इसका मतलब है ये पॉइंट में नंबर है। 2⁻7 का क्या मतलब है कि ये पॉइंट्स में आएगा, ठीक है, 1/2⁻7 के बराबर होगा, तो जो भी नंबर बनता है आपके पास 1/2, 128,
जो भी बनता है, ठीक है। 128वां हिस्सा कह लो कि वो 10 है। ओके, सो अब आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो आपके पास एडिशन में चेंज होगी, ठीक है। आपने क्या किया कि सिर्फ शिफ्टेड नंबर लिए और उनको टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चेंज होगी। जहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहां पे माइनस लगा हुआ है या ऐड लगा हुआ है। तो ये अगर आपके बहुत सारे फिल्टर टैब्स थे तो वहां पर आप जो मल्टीप्लीकेशन है उनको अगर आप सारे टैब्स कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म में ले जाएंगे तो आप वो सारी मल्टीप्लीकेशन आपकी उठ के एडिशन में चेंज होगी। और जब एडिशन में चेंज होगी तब हम फर्दर ये कर सकते हैं कि उसको एडर लगाने के बजाय जो हम पिछले पूरे लेक्चर में करते आ रहे हैं कि जहां पॉसिबल हो वहां पर कंप्रेशन ट्री लगा दें, ठीक है। ओके, सो ये आपका FIR फिल्टर है जो कि मैंने बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। और नॉर्मली एक अगर आपके पास 1.15 फॉर्मेट है लेट से, ठीक है, 16 बिट का लेट से कोफिशिएंट था, ठीक है। तो 1.15 में जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं वो पॉइंट्स में पीछे जाती जा रही, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1001, ठीक है, अगर इधर 1 लिखा होता तो इसका मतलब होता 0.5, इससे एक आगे गया तो उसका मतलब हो गया 0.25, उससे एक आगे गया तो उसका मतलब हो गया 0.125। तो जितना आगे जाता जा रहा हूं उतनी बिट्स जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती जा रही है, यानी कि उनकी वैल्यू पॉइंट्स में कम से कम होती जा रही है, ठीक है। सो अगर मैं उनमें से कुछ ड्रॉप भी कर दूं, ठीक, तो क्या होगा, जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करना चाहूंगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो अगर थोड़ा सा आगे चला गया उसका लेट से 7वीं बिट मैंने उड़ा दी, 7वीं बिट उड़ा दी तो 7वीं बिट का मतलब था 128वां हिस्सा उसका, ठीक है। सो 128 एक नंबर के 128 इससे करो तो वो तो 0.0000 कुछ बने, 0.001 लेट से बन रहा है, तो 0.001 का फर्क आ रहा है। उसके आगे वाली कोई बिट हटाऊंगा वो उससे भी कम होगा। तो हर बिट पे ना आप हाफ 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 होते जा रहे हैं, ठीक है। यानी ये हाफ है, वो हाफ का हाफ है, वो हाफ का हाफ है, हाफ का हाफ है, इतने पीछे जाते जा रहे हैं, ठीक है। सो LSBs जो है ना उनको अगर आप उड़ा दें तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। MSB ऑब्वियसली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे फर्क पड़ेगा। अच्छा, सो एक रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आप एक बिट LSB से उड़ाते हैं ना कहीं से तो आपकी 20 dB का एक कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म यूज कर लें, एक 1 यूज कर लें तो 20 dB का गेन होता है, ठीक है। सो अगर आप 2 यूज कर लेंगे तो फर्दर 20 dB, अगर 4 यूज कर लेंगे तो 80 dB तक आपको मिल जाएगा, उससे नीचे फिर आपको नहीं मिलेगा, ठीक। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड dB डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आप सिर्फ ये समझ लें कि आखिर की बिट्स जो हम उड़ा देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपने कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ी है तो आप चीजों को मैयर कर रहे होते हैं डीबीज के, वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कितनी अटेनुएशन कितना खराब कर रहा है, वो हम डीबीज में मैयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास लेट से कि ये कोफिशिएंट था तो इस पे आपने CSD अप्लाई किया, यानी कि स्ट्रिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म में लेकर आए तो आपके पास ये कोफिशिएंट बन गया। अब आपके पास इसमें 4 1s आ रहे तो इसका मतलब है 4 पार्शियल प्रोडक्ट्स इसकी जनरेट होंगी, ठीक है। तो आप उसके लिए फिर बना सकते हैं। तो आपका जो CSD मल्टीप्लायर बनेगा वो फिर उन 4 पार्शियल प्रोडक्ट्स के हिसाब से, जहां पर आपने इसको भी शिफ्ट किया उतना उतना शिफ्ट करना है आपने सिर्फ, ठीक है। शिफ्ट करने का मतलब है कि कोई हार्डवेयर नहीं, सिर्फ उठा के तारें टाई करनी होती, ठीक है। सो बाकी आगे साइन एक्सटेंड कर दिया और इन सबको ऐड कर दिया। और अगेन ये वाली साइन एक्सटेंशन भी आप पहले से कैलकुलेट करके इसको करेक्शन वेक्टर बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर 5 टैब्स का FIR फिल्टर है तो आप बेसिकली फिर आप क्या कर रहे होगे, आप हर टैब को जहां पर मल्टीप्लाई करना था ना उसको आप क्या करोगे, उसको कैनोनिक साइन डिजिट फॉर्म में चेंज किया, उसकी MSB से स्टार्ट होते हुए 4 1s रख लिए, ठीक है। 4 1s के आगे अगर आपने उड़ा दिए तो इसका मतलब है कि आप स्टिल आपको 80 dB तक चीज मिल रही है। और अब आप उन चारों को बस शिफ्ट करके आपने आपस में ऐड करने, और ये अब आपके पास सीधा मल्टीपल इस तरह के टैब्स के रिजल्ट आ गए। इनको आपने आपस में ऐड अगर कर दिया तो आपके पास फिल्टर का रिजल्ट आ जाएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप इन सबको एक ही कंप्रेशन ट्री में डाल दो, ठीक है, बजाय ये कि अलग अलग इनको ऐड करो। आप इन सबको एक ही कंप्रेशन ट्री में डाल के आगे कैरी प्रोपेगेट एडर लगा दो, और उसके बाद और इसके साथ ग्लोबल करेक्शन वेक्टर। अच्छा, ग्लोबल करेक्शन वेक्टर क्या है? ग्लोबल करेक्शन वेक्टर ये है कि इसके अंदर जो साइन एक्सटेंशन आ रही थी आपने उनको सबको ऐड किया, आपके पास एक नंबर आ गया, ठीक है। वो आपने अभी नहीं डाला इसमें, आपने इसका भी करेक्शन वेक्टर निकाला,
इसका भी करेक्शन वेक्टर निकाला, इन सब का करेक्शन वेक्टर निकाला, तो आपके पास सारे करेक्शन वेक्टर आ गए, उन सब को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। ऐड करके एक करेक्शन वेक्टर बनेगा, वो एक करेक्शन वेक्टर आप कंप्रेशन ट्री में डाल दें तो वो सब के सब को हैंडल कर लेगा, ठीक है। सो हर एक की अपनी CSD से जो चार जहां जहां पर 1 आए थे उतना उतना शिफ्ट किया, पार्शियल प्रोडक्ट्स आपकी बनी, उन सब के हिसाब से करेक्शन वेक्टर कंप्यूट किए, उन सब को आपस में जो ग्लोबल करेक्शन वेक्टर बनाया और इन सब को एक कंप्रेशन ट्री से गुजारा, 2 लेयर्स आ जाएंगी इवेंचुअली, ठीक है। तो ये आप वॉलेस से डाटा कंप्रेशन लगा के 2 लेयर्स पे पहुंच गए, 2 लेयर्स पे पहुंच गए तो उसके बाद कैरी प्रोपेगेटेड। सो यहां तक चीज समझ आ गई? ओके, यहां पर हम आज रुकते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे।